नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दूं, अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक के बावजूद अमन के घर पुलिस पहुंची है। राजस्थान पुलिस नोएडा में अमन के घर पहुंची है। अमन पर राजस्थान में FIR दर्ज हुई थी और इसी बीच आपको बता दें कि ट्विटर पर एक हैशटैग है नेशन विथ अमन चोपड़ा, ये ट्रेंड कर रहा है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। राजस्थान पुलिस घर का ताला भी तोड़ना चाहती थी, यूपी पुलिस ने ताला नहीं तोड़ने दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर पर हैशटैग नेशन विथ अमन चोपड़ा ये ट्रेंड कर रहा है। रोक के बावजूद अमन चोपड़ा के घर पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि ट्विटर पर हैशटैग नेशन विथ अमन चोपड़ा ये ट्रेंड कर रहा है। आज ही जयपुर में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमन के घर राजस्थान पुलिस पहुंची। घर का ताला तोड़ना चाहती थी राजस्थान पुलिस। और उसके बाद देखिए जो तीसरी तस्वीर है, अमन के घर के बाहर नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखें। पहली जो तस्वीर है, अमन चोपड़ा के घर राजस्थान पुलिस पहुंची और उसके बाद घर पर जब देखा कि ताला लगा हुआ है तो ताला तोड़ना चाहती थी राजस्थान पुलिस, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। तो इस वक्त सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि एक मामला जो है डूंगरपुर का, उसको लेकर के पुलिस पहुंची थी अमन चोपड़ा के घर पर। और दर्ज कराने का जो सिलसिला राजस्थान में शुरू हुआ था, उसके बाद जयपुर हाईकोर्ट बेंच में जो है अमन चोपड़ा की ओर से विविध आपराधिक याचिका संख्या 4063 और 62 जो पेश की गई थी, उस पर राजस्थान हाईकोर्ट जज ने जो है सुनवाई करते हुए एक आंशिक राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी पुलिस का वहां पर पहुंचना और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करना कहीं ना कहीं राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, उनका अपमान है। कहीं ना कहीं जो है पुलिस ने जो ये एक प्रक्रिया होती है, जाकर सबसे पहले किसी राज्य में जाने के बाद वहां की स्थानीय पुलिस को जो है सूचित करना होता है और जिसके बाद जो है गिरफ्तारी की जाती है, वो भी उस परिस्थिति में जब राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई रखी हो तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन वहां पर जो है ना तो स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और ना ही जो है राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों को माना गया। कहीं ना कहीं ये राजस्थान हाईकोर्ट की एक बड़ी अवहेलना का मामला सामने आया। जी हेमंत। चंद्रशेखर, तो एक और चीज है, मैं आपके पास भी आता हूं। सचिन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। सचिन, अब देखिए चंद्रशेखर जिस तरीके से बता रहे थे, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, क्या लगता है कि ऐसा है? देखिए, मैं पहले भी जब हम बात करते ये कह रहा था कि इंटेंशन पुलिस का ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसी आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन इस पर्टिकुलर आदेश की अवहेलना डूंगरपुर पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि डूंगरपुर पुलिस ऐसे आदेश की जद में नहीं आती है। कानूनी रूप से डूंगरपुर पुलिस किसी भी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इंटेंशन पर जो पुलिस के है उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि सवाल तभी से खड़े हो गए थे जब अमन चोपड़ा के खिलाफ एक ही अपराध में लगभग समान एक ही रूप से जो अपराध है उसके ऊपर 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जिसमें वो साफ कर चुके हैं कि एक अपराध के लिए एक ही FIR दर्ज हो सकती है, अलग अलग FIR दर्ज करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के एक जो पत्रकार के खिलाफ इस तरह का मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में जितने भी परिवाद और FIR दर्ज हुई थी सभी को अपने पास मंगवा लिया था और सभी पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। उसमें बाद में जाके उनको राहत भी मिली थी। तो इस तरह के कई मामले हैं जो कि पत्रकारों के खिलाफ भी रहे हैं,
उसमें एक चर्चित मामला महाराष्ट्र के पत्रकार का जिससे हम जिक्र कर रहे थे, वो एक मामला रहा था। इसके अलावा और कई पत्रकार थे जिनसे जुड़े हुए मामलों में सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग देश के अलग अलग हाई कोर्ट साफ कर चुकी है कि पत्रकारों की जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, उसका एक तो हनन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 19 में ये साफ बात की गई है कि जिस तरह से एक व्यक्ति की बोलने की और लिखने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई गलती होती है और सरकार को या एजेंसी को लगता है कि इन्होंने कोई अपराध किया है, तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया के तहत जो है उनको सुनवाई का मौका देकर इस तरह की जो है मामलों में मामले दर्ज किए भी जाते रहे हैं। लेकिन एक ही अपराध के लिए अलग अलग जब मामले दर्ज किए जाते हैं तो इसी तरह का हश्र उनका देखने को मिलता है। जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR पर रोक लगा दी गई है। जहां तक कोर्ट की अवहेलना का सवाल है, अगर बूंदी या अलवर पुलिस नोएडा में होती है, अगर डूंगरपुर पुलिस के साथ अगर वो पुलिस भी मौजूद है, यहाँ के अधिकारी भी वहां गए हुए हैं उस FIR के आधार पर उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, तो कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी। क्योंकि जो AAG थे, जो AAG हैं RP सिंह, वो कोर्ट में अपीयर हो गए थे, उनके नॉलेज में मामला है, यानी नोटिस जो है उनको सर्व किए हुए माने जाएंगे। क्योंकि कोर्ट का जो मुखौटा है, जो राजस्थान सरकार का जो मुखौटा है, वो AAG और AG होते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। अगर उन्होंने नोटिस स्वीकार कर लिए, उनके नॉलेज में अगर कोई मामला है, तो अगर बूंदी अलवर पुलिस वहां पहुंचती तो कानूनी रूप से वो गलत होगी। डूंगरपुर पुलिस जो वहां मौजूद है, वो कोर्ट की अवहेलना कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये कोर्ट की अवहेलना नहीं हो सकती है। हालांकि जानकार ये मानते हैं, लीगल जानकार, कि जब इस समान मामले के अंदर एक सिस्टर बेंच जो है कोई फैसला दे देती है, तो जो दूसरी बेंच है वो भी उसी तरह का हुबहू फैसला वहां से आने की पूरी संभावना है। लेकिन जब तक जोधपुर हाईकोर्ट रोक नहीं लगा देती है, तब तक डूंगरपुर पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि डूंगरपुर की निचली अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। ऐसे में गिरफ्तारी वारंट के तहत पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, ये पुलिस का कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो पुलिस भी ये जानती है, और शायद यही वजह है कि डूंगरपुर पुलिस जल्दबाजी कर रही है। क्योंकि डूंगरपुर पुलिस को और राजस्थान पुलिस को ये पता है कि जब जोधपुर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, तो जयपुर बेंच का जस्टिस वीरेंद्र कुमार का जो आदेश रखा जाएगा, तो उसके आधार पर हो सकता है कि हुबहू आदेश जो है या गिरफ्तारी पर रोक जो है वो जोधपुर कोर्ट में लगा दे डूंगरपुर के FIR पर। तो इंटेंशन कहीं ना कहीं साफ नहीं है पुलिस का कि वो क्या चाहती है, इंटेंशनली उनको परेशान किया जा रहा है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन कानूनी रूप से ये कोर्ट की अवहेलना कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है चंद्रशेखर, अब देखिए विस्तार से कैसे सचिन ने जो चीजें बताई उसके हिसाब से एक और है कि जोधपुर हाईकोर्ट में क्या इस मामले को लेकर के एक FIR जो डूंगरपुर का है उसकी लिस्टिंग सोमवार को। चंद्रशेखर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है चंद्रशेखर से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, अब देखिए बात तो वही हो जाती है इंटेंशन को लेकर के, क्योंकि अब मामले एक जैसे ही हैं, मामले अलग अलग हैं नहीं, तो इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? आज ही अगर जयपुर बेंच का ये फैसला आज ही आया है, आज ही आदेश आया है, फिर अचानक से इतनी जल्दबाजी क्यों? फैसला आता है और आप पहुंच जाते हैं। देखिए, जल्दबाजी साफ है, इसमें समझने की समझाने की कोई बात नहीं है। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि पुलिस को भी पता है, सब लोग ये जानते हैं कि जब एक ही मामले में एक कोर्ट एक बेंच रोक लगा चुकी है, तो दूसरी बेंच भी कुछ इसी तरह का फैसला दे सकती है। तो ऐसे में डूंगरपुर पुलिस ये जानती है कि अगर उससे पहले गिरफ्तारी हो जाती है तो डूंगरपुर पुलिस का काम आसान होगा, अमन चोपड़ा गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन अगर जोधपुर बेंच में सुनवाई हुई और जोधपुर बेंच ने भी इसी तरह का कोई आदेश दे दिया, तो FIR पर रोक लग जाएगी। फिर अमन चोपड़ा पुलिस के सामने पेश होंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, उनके बयान दर्ज हो सकते हैं, उनसे पूछताछ नहीं हो सकती है, केवल वो अपने बयान दर्ज करेंगे और आसानी से थाने से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले अगर वो पुलिस के हाथ लगते हैं या पुलिस को थाने में जाकर अपने बयान दर्ज करवाते हैं, तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर लेगी। और डूंगर पुलिस तो अभी भी स्वतंत्र है उनकी गिरफ्तारी करने में। यही वजह है कि गिरफ्तारी के लिए जोर लगाया जा रहा है। हालांकि मैंने वो गिरफ्तारी वारंट को पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सूचना है वो ये है कि 11 तारीख उसमें दी गई है कि पुलिस को पेश करना है। क्योंकि देखिए, गिरफ्तारी वारंट का भी एक समय होता है। अगर ये वारंट वो गिरफ्तार नहीं होता तो एक नया वारंट जारी कराना होगा कोर्ट से। तो ऐसे में भी पुलिस चाहती है कि 11 तारीख से पहले उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए। क्योंकि जो गिरफ्तारी वारंट कोर्ट के द्वारा जारी किए गए उसमें साफ कहा गया है, हालांकि मैं फिर साफ कर दूं कि मैंने अभी तक वो वारंट नहीं देखा है डूंगरपुर कोर्ट का जिसके अंदर 11 तारीख का उल्लेख किया गया। लेकिन जैसा कि हिमांशु बता रहे थे कि उसमें डूंगरपुर पुलिस के जो एडिशनल SP हैं उन्होंने बात कही है कि 11 तारीख तक हमें जो हमारे पास समय है, ऐसे में हम 10 तारीख तक इंतजार करेंगे। उनका ये 11 तारीख को 10 तारीख तक हम फिलहाल नोएडा में बताना होगा कि गिरफ्तारी वारंट के बाद। जी
बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूं कि उसकी वजह यही गिरफ्तारी वारंट है कि जो कि पुलिस के द्वारा जारी करवाया जाता है। जब गिरफ्तारी वारंट जारी होता है तो पुलिस की एक एप्लीकेशन पर जारी होता है, जिसमें पुलिस ये कहती है कि जो आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, वो सहयोग नहीं कर रहा जांच में और ना ही वो हमारे बुलाने पर थाने में आ रहा है, ऐसे में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। कोर्ट जो है सारी चीज़ों को देखती है और उसके बाद में गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। जो चस्पा किया गया गिरफ्तारी वारंट अमन चोपड़ा के मकान के आगे, वो डूंगरपुर कोर्ट का है। डूंगरपुर की निचली अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है धारा 37 के अंतर्गत, और अब उसी के आधार पर ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। पुलिस नोएडा पहुंची हुई है और क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट की किसी तरह की रोक नहीं है डूंगरपुर की एफआईआर पर, तो ऐसे में पुलिस भी स्वतंत्र है उनको गिरफ्तार करने के लिए। जी ठीक है, सचिन आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हिमांशु भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, कोई और अपडेट आपके पास इस वक्त? क्या करें मिंटू भैया? तो सोसाइटी जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, जहां पर न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा रहते हैं, हम वहीं पर मौजूद हैं। और आप देखिए, आपको सबसे पहले नज़ारा दिखाना चाहेंगे। यहां पर फिलहाल राजस्थान पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं है, हालांकि यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस, जो नोएडा पुलिस है, उनके जो कर्मचारी हैं वो यहां पर हैं, कांस्टेबल हैं, वो यहां पर मौजूद है गेट पे। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह जब 2:30 बजे के करीब राजस्थान पुलिस यहां पर आई थी, गिरफ्तारी वारंट लेकर आई थी, और उसके बाद यहां पर जब आवास पर जाती है, चेकिंग करती है, तो उसको हाथ में कुछ नहीं लगता है, तब वो खींच में यहाँ पर एक गिरफ्तारी वारंट जो है वो अमन चोपड़ा जो एंकर है उनके घर के बाहर चस्पा करती है। आपको बता दें कि आज सुबह जब डिसीजन आता है हाईकोर्ट की तरफ से, स्टे लगा दिया जाता है, एक ही मामले में 3 जगह एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो जाहिर तौर पर सरकार, राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस की मंशा पर सवाल उठता है। हाईकोर्ट ने 2 जगह स्टे लगा दिया है और 1 जगह डूंगरीपुर में, वहां पर स्टे नहीं है फिलहाल। वहीं से पुलिस का कहना है कि हम उसी कार्य क्षेत्र से आए हैं और जहां पर ये मामला दर्ज है उस कोतवाली में किसी भी तरीके का स्टे नहीं लगा। ऐसे में हिमांशु, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। रामलाल जी, अमन चोपड़ा जो न्यूज़ 18 के एंकर हैं, उनके ऊपर राजस्थान में 3 केस होते हैं। 2 केस में उन्हें राहत दे दी जाती है हाईकोर्ट की तरफ से। एक केस की बात है, उसको लेकर के अब राजस्थान पुलिस पहुंच जाती है नोएडा। पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक ही प्रकरण के अंदर 3-3 मुकदमे दर्ज करना ये अनुचित है, ये गलत है। फिर दूसरी बात कहूंगा कि माननीय न्यायालय ने जब राहत दे दी 2 मुकदमों के अंदर, एक मुकदमा पेंडिंग है, उसके अंदर भी राहत मिल जाएगी, लेकिन दूसरे स्टेट के अंदर राजस्थान की पुलिस जाए, वहां की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करे और सिर्फ गिरफ्तारी करने की मानसिकता से जाए, तो मैं कहूंगा कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर कुठाराघात है। और राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, राजस्थान सरकार के विधायक और इनको समर्थन देने वाले विधायक मन मर्जी से कानून का उल्लंघन करे, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे, और एक ऐसे मामले में जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से ग्रसित मुकदमा है, उस मुकदमे के अंदर इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है कि किसी की हत्या की हो या जघन्य कोई अपराध किया हो, ऐसा प्रकरण नहीं है। सिर्फ राजनीतिक मुकदमे के अंदर टॉर्चर करने के लिए राजस्थान की पुलिस सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे भेजने के लिए चली जाए, मेरे ख्याल से ये निंदनीय घटना है और राजस्थान सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और जिस पुलिस वाले ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड भी करना चाहिए, ताकि नसीहत इस बात की हो कि माननीय न्यायालय की जो अवहेलना की गई है वो अनुचित है। नहीं तो क्या पुलिस की इंटेंशन पे तो सवाल खड़े होते ही हैं, क्योंकि आप देखिए आज हाईकोर्ट ने 2 मामले में राहत दे दी, आज ही राहत देती है और तुरंत में डूंगरपुर पुलिस वहां पहुंच जाती है। देखिए, राज्य सरकार के बिना इशारे से कोई पुलिस की इतनी हिम्मत और हिमाकत नहीं है कि वो पहुंच जाए, और यदि राज्य सरकार के बिना इशारे से अगर पुलिस ने तो प्रेरणा से अगर इस तरीके का कृत्य किया है, तो निश्चित रूप से सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश करनी चाहिए। आप इस तरीके से लोकतंत्र के अंदर चौथे स्तंभ को दबाने का काम करोगे तो ये अनुचित है। तो फिर रामलाल शर्मा जी, फिर लोग पत्रकारिता कैसे करेंगे अगर पुलिस इस तरीके से करे तो? नहीं, निश्चित रूप से हम इस घटना की निंदा भी करते हैं, और जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि भारत का स्थान 180 देशों में से 150 स्थान के ऊपर आ गया, अब ये सोचनीय बिंदु है, और राजस्थान के अंदर वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार को और हमारे नेताओं को अगर कोई मीडिया नहीं दिखाएगा तो हम उन मीडिया संस्थानों को और प्रिंट मीडिया को ऐड देना भी बंद कर देंगे। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देना मीडिया को ये अनुचित है, और अब इस बात को प्रमाणित भी कर दिया है कि अमन चोपड़ा ने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जहांगीरपुर की जो घटना हुई है उस घटना के
प्रतिक्रिया के रूप में जयपुर अलवर के राजगढ़ के अंदर ये घटना की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा। हिमांशु, अब आप बोले, आप बोल रहे थे हिमांशु। राजस्थान पुलिस जो है वो करीब 2:30 बजे पहुंची थी। 45 मिनट इसी सोसाइटी में रहती है जहां पर हमारे एंकर अमन चोपड़ा रहते हैं। और आपको बता दें वो उनके यहाँ 19वें फ्लोर पर जाती है, 19वें फ्लोर पर जांच करती है। जांच करने के बाद वहां पर पाती है कि उस फ्लैट पर ताला पड़ा है। ताला पड़ने होने के बाद वो यहाँ पर दबाव बनाती, नोएडा पुलिस हो फिर चाहे यहाँ पर RWA हो, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, वहां पर दबाव बनाती है। दबाव ये बनाती है कि उस ताले को तोड़ा जाए और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। हालांकि जब RWA और नोएडा पुलिस दोनों का विरोध किया जाता है, विरोध इस चीज का कि आदेश कॉपी या ऑर्डर कॉपी में ये कहीं नहीं है कि अगर घर पर ताला लगा है तो ताला तोड़कर वहां का सर्च वारंट किया जाए। इस चीज को विरोध किया जाता है और जब विरोध किया जाता है, विरोध के बाद बैकफुट पर आती राजस्थान पुलिस और उसके बाद वो यहाँ पर खींच के रूप में, जाहिर तौर पे इसको खींच ही कहा जाएगा, यहाँ पर जो अपना गिरफ्तारी वारंट लाती है उसको यहाँ पर चस्पा करती है और लोगों पहुंची थी उनके पास एक गिरफ्तारी वारंट है। गिरफ्तारी वारंट होने के बाद वो ताला तोड़ना चाहते हैं। सर्च वारंट भी, घर का सर्च वारंट भी था। देखिए, जो चस्पा किया है वो गिरफ्तारी वारंट किया है, सर्च वारंट उनके पास नहीं है। सर्च वारंट था तो उन्होंने जाहिर तौर पे यहाँ लोकल थाने को दिखाया होगा। मीडिया से इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया राजस्थान पुलिस की तरफ से। और गिरफ्तारी वारंट के साथ वो यहाँ पर जरूर पहुंची थी। यहाँ पर जो लोकल थाने की पुलिस फोर्स थी, बिसरख थाना क्षेत्र में आता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत सोसाइटी, यहीं पर पहुंचती। लोकल थाने की जो प्रतिनिधि होते वो भी पहुंचते, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। साथ में 19वें फ्लोर पर अमन चोपड़ा रहते हैं। वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो ताला पड़ा देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान पुलिस ताला तोड़ने की बात की जाती है जिसका विरोध किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी वारंट चस्पा किया जाता है। साथ ही जो एडिशनल एसपी हैं सुरेश कुमार, उनके नेतृत्व में यहाँ पर 8 से 10 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, न्यूज 18 से बातचीत के दौरान भी स्पष्ट किया है कि वो 10 तारीख तक यहाँ पर है, छापेमारी करेंगे, अलग अलग जगह छापेमारी करेंगे, जहां सूचना मिलेगी वहां छापेमारी करेंगे, क्योंकि 11 तारीख को पेशी का समय है और उससे पहले उनके पास 10 तारीख तक का समय। वो 10 तारीख तक लगातार प्रयास करेंगे, छापेमारी करेंगे और अगर उनको अमन चोपड़ा मिलते हैं तो वो यहां से गिरफ्तार करके उन्हें राजस्थान ले जाएंगे। जबकि आपको बता दें कि एक ही मामले में 3 जगह FIR दर्ज कराई जाती है, 2 जगह स्टे मिल जाता है। तो ऐसा ही माना जाता है कि जब 2 जगह हाईकोर्ट स्टे लगा देता है तो जो तीसरी जगह है वहां पर भी कमोबेश यही आदेश का पालन होता है। हालांकि अंतिम निर्णय हाईकोर्ट को ही लेना है। हिमांशु, ठीक है, मैं फिर से आपके पास आता हूं। चंद्रशेखर, अब देखिए जो बहुत सारी चीजें हैं वो आकर के अटक रही हैं जोधपुर हाईकोर्ट पे, जोधपुर बेंच पे। तो क्या सोमवार को लेकर के बात आ रही है कि सोमवार को हो सकता है कि अमन चोपड़ा का ये मामला जो है वो लिस्ट में आए? इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास? देखिए अहमद, बात करें तो जिस प्रकार से 3 FIR हुई थी, तीनों FIR का अगर नेचर करें तो एक जैसी FIR थी और राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच जयपुर ने इस बात को माना है कि दो मामलों में जो है गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए माना है कि यह प्रकरण जो है सीधा गिरफ्तारी के लायक नहीं माना। जो प्रार्थी है अमन चोपड़ा, उनको ये राहत दी है कि पहले वो पुलिस के समक्ष जो है जांच में सहयोग करे। निष्कर्ष आने के बाद की जो कार्रवाई है वो राजस्थान पुलिस ने पहले की है। और सबसे बड़ी बात करें तो जोधपुर में जो कल सुनवाई हुई थी एक मामले, जो लंबित मामला था, उनमें जो राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने जो है जवाब देने के लिए समय मांगा था, उसमें अगले सप्ताह सुनवाई है। लेकिन जो आगामी सोमवार को जो है अमन चोपड़ा की ओर से जो ये मामला जो है अर्जेंट में सूचीबद्ध किया जा सकता है और राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष ये तथ्य पेश किया जा सकता है कि पुलिस उन्हें जबरन जो है गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। चलिए ठीक है चंद्रशेखर, तो इंतजार अब सोमवार का रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया और सचिन का भी बहुत शुक्रिया। चलिए, रामलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मानने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान की सरकार सिर्फ गहलोत पेनल कोड को मानने के लिए तैयार है। अमन चोपड़ा, जिसके ऊपर एक ही अपराध किए अलग अलग 3 थानों के अंदर मुकदमा दर्ज करके राजस्थान की सरकार उनको गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस उनकी दहलीज के ऊपर उनको गिरफ्तार करने के लिए जाती है। तो सरासर एक तरीके से हम देखें तो कानून का भी उल्लंघन है, माननीय न्यायालय का भी उल्लंघन है और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का भी एक तरीके से अपमान है। भारतीय जनता पार्टी
इस संपूर्ण घटना की निंदा भी करती है और राजस्थान सरकार को चेतावनी देती है कि इस तरीके का अनुचित कृत्य नहीं करे। और पुलिस से भी मेरा आग्रह है कि सरकार के दबाव में इस तरीके की दहलीज को लांघने का काम नहीं करे। समय बदलता रहता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।